तो हेलो, चलिए इंडिया जापान के बारे में जानते हैं। तो 1952 में भारत और जापान के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश होते हैं। तो भारत और जापान के बीच 28 अप्रैल 1952 को डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाते हैं। 1990 के दशक में मारुति सुजुकी और मोटर की पार्टनरशिप होती है। तो 1982 में जो मारुति उद्योग लिमिटेड है इंडिया का, और जो सुजुकी है जापान की, वो एक जॉइंट वेंचर पर हस्ताक्षर करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर पर। 1991 में भारत बीओपी क्राइसिस से जूझता है और जापान उन चुनिंदा देशों में था जिन्होंने भारत को इस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से उभरने में मदद की थी। 2000 में ग्लोबल पार्टनरशिप लेवल स्टार्ट होता है। तो इसमें जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे योशिरो मोरी, वो इंडिया को विजिट करते हैं और ग्लोबल पार्टनरशिप लेवल एग्रीमेंट पर साइन करते हैं। और ये एक प्रकार से क्वालिटेटिव शिफ्ट लाता है इंडिया और जापान के रिलेशन में। ग्लोबल पार्टनरशिप लेवल एग्रीमेंट 2006 में इंडिया स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप लेवल तक पहुंच जाता है। तो इंडिया और जापान प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और जो जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे थे, वो जो रिलेशन है इंडिया और जापान के बीच, उसको स्ट्रेटजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप का नाम देते हैं। स्ट्रेटजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप लेवल तक उसको ले जाते हैं। 2007 में शिंजो आबे थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री जापान के, वो भारत की विजिट करते हैं और कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सी यानी दो सागरों का मिलन स्पीच देते हैं भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर। और वो फ्री एंड ओपन जो इंडो पैसिफिक है उसको डिफाइन करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं कि फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक कैसा होगा। 2007 में क्वेड 0.1 का आइडिया आता है और इसमें जो महत्वपूर्ण देश थे वो जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट और इंडिया थे। 2011 में इंडिया जापान के साथ कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करता है। कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2014 में स्पेशल स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप लेवल को इंडिया और जापान एंजॉय करने लगते हैं। इंडिया और जापान अपने जो रिलेशन है पीएम मोदी के अंदर वो इम्प्रूव करते हैं, एलिवेट करते हैं। इसी बीच जापान भारत को $35 बिलियन देता है पब्लिक और प्राइवेट फंडिंग के थ्रू, जिसके माध्यम से वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटी, क्लीन अप ऑफ रिवर गंगा, जिसमें रिवर गंगा को क्लीन करने का प्रोजेक्ट था, उसको काइंड ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को पैसा दिया जाता है जापान के द्वारा। चलिए इंडिया और इजराइल के बारे में देखते हैं। तो 1950 में रिकॉग्निशन होता है इजराइल का। तो 17 सितंबर 1950 को भारत इजराइल को एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज कर लेता है और भारत और इजराइल के बीच 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश होते हैं। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे के अंडर इंडिया ने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन 1992 में इजराइल के साथ स्टार्ट किया। 2017 में पीएम मोदी इजराइल की विजिट करते हैं और वो ऐसा करने वाले पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जो इजराइल की विजिट करते हैं। और इस प्रकार वो केवल इजराइल की विजिट करते हैं, पैलेस्टाइन को काइंड ऑफ इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं, मतलब एक शॉट में केवल इजराइल की ही विजिट करते हैं। और ये सिग्नल था कि भारत जो अपने रिलेशन है इजराइल और पैलेस्टाइन
के बीच में उसको डिहाइफिनेट करता है, उनको मतलब अलग अलग तरीके से देखता है। भारत के रिलेशन इजराइल से अलग होंगे और पैलेस्टाइन से अलग होंगे। भारत अपने अपने रिलेशन इजराइल के साथ पैलेस्टाइन को मद्देनज़र रख के नहीं मतलब आगे बढ़ाएगा। 2017 में जो डिहाइफिनेशन ऑफ टाइज होता है विथ इजराइल और पैलेस्टाइन, तो इंडिया अपने जो रिलेशन है इजराइल और पैलेस्टाइन के साथ डिहाइफिनेट करता है, तो अलग अलग सेपरेट कर देता है। इंडिया ट्रेडिशनली हैड हाइफिनेटेड इट्स टाइज विथ इजराइल, दैट इज इट यूज टू लिंक देम टू लिंक विथ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। तो पहले क्या होता था कि जो इजराइल से रिलेशन थे वो फ़लस्तीन को मद्देनज़र रख के बनाए जाते थे। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जब इजराइल से काइंड ऑफ रिलेशन की बात आती थी तो उसे माइंड में फ़लस्तीन का इशू होता था। दिस इसेंशली प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम परसुइंग अ प्रैग्मेटिक पॉलिसी टुवर्ड द इशू, और इसने भारत को रोका कि वह जो इशू है उसके खिलाफ एक प्रैक्टिकल अप्रोच, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाए। जब से डिहाइफिनेशन हुआ है टाइज का, तो इंडिया की जो रिलेशनशिप है रसिया के साथ इजराइल के साथ, वो अपनी खुद की मेरिट पर खड़ी होगी, उसको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होगी। फॉर एग्जांपल वो पैलेस्टाइन के इशू पर बेस्ड नहीं होगी, विच इज़ इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट फ्रॉम द इंडियाज रिलेशन विद पैलेस्टाइन। हाँ, तो जो इंडिपेंडेंट होगी और इंडिया की जो रिलेशन है पैलेस्टाइन से उससे भी सेपरेट होगी। तो इंडिया सेपरेटली पैलेस्टाइन के इशू को डील करेगा और वहाँ पर उसको सपोर्ट करता रहेगा जो पैलेस्टाइन कॉज है, और इजराइल से अपने रिलेशन मेंटेन करेगा और उससे बहुत सारे जो अपने रिलेशन है उसको आगे बढ़ाता रहेगा। इंडिया यूएई को बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात, तो 1972 में डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश होते हैं इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच। 2015 में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पर साइन होती है, और ये पीएम मोदी जब विजिट करते हैं तो इसके माध्यम से एक न्यू स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का जन्म होता है। 2016 में कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पर काइंड ऑफ विचार होता है। तो जो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान थे, जो क्राउन है, प्रिंस ऑफ आबू धाबी हैं, क्राउन प्रिंस ऑफ आबू धाबी, वो जो भारत का रिपब्लिक डे था उसका चीफ गेस्ट थे। और यहीं पर इंडिया और यूएई ने अपने जो टाइज हैं उनको कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का नाम दिया। तो अब भारत और यूएई के बीच कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होगी। 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो यूएई का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसको रिसीव करते हैं। तो अगस्त 2019 में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो यूएई की विजिट करते हैं और जो यूएई का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसे ऑर्डर ऑफ जायद के नाम से जाना जाता है उसको प्राप्त करते हैं। 2019 में रुपए कार्ड यूएई में आता है। इसमें की पॉइंट क्या है कि रुपए कार्ड को यूएई में लॉन्च कर दिया गया है। तो यूएई ने जो इंडियन कार्ड सिस्टम है उसको फार्मली अडॉप्ट कर लिया है। 2019 में जो भारत की एक्सटर्नल मिनिस्टर रही हैं, फॉरेन मिनिस्टर रही हैं सुषमा स्वराज, वो ओईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। तो इसमें तो जो देन फॉरेन मिनिस्टर से सुषमा स्वराज वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं अपनी विजिट में एज आ चीफ गेस्ट, जो इंडिया को बुलाया जाता है 46वें सेशन में, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होती है ओआईसी की, तो उसमें सुषमा स्वराज जी शामिल होती। 2021 में I2U2 की शुरुआत होती है। तो I2U2 एक न्यू अलायंस है जो कि 4 देशों के मध्य बनाया गया है। कौन कौन से हैं? इंडिया और इजराइल इसके I2 बनाते हैं, और यूएई और यूनाइटेड स्टेट U2 होते हैं, जो कि 2021 में क्रिएट किया गया है। और I2U2 ने 6 जो एरिया हैं उनको आइडेंटिफाई किया है जिस पे कॉपरेशन और इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। कौन कौन से हैं? वाटर है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्पेस है, हेल्थ है और फूड सिक्योरिटी है। और इस जो ग्रुप है उसको
बेस्ट एशियन क्वाड के रूप में देखा जा रहा है। इंडिया यूके रिलेशनशिप को देख लेते हैं। तो 1947 में भारत कॉमनवेल्थ का एक मेंबर बनता है और ये 14 इसमें 54 मेंबर हैं, है ना। और इसका जो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रेट ब्रिटेन है। तो इस जो कॉमनवेल्थ है उसका हेड कौन है? ग्रेट ब्रिटेन है। 2004 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो इंडिया और यूके 2004 में जो पीएम मनमोहन सिंह की और पीएम टोनी ब्लेयर की जो लंदन में मुलाकात होती है उस पर वो इंडिया और यूके अपने रिलेशन को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप तक पहुंचा देते हैं। 2017 में इंडिया यूके ईयर ऑफ कल्चर मतलब होता है। तो 2017 में इंडिया यूके ईयर ऑफ कल्चर होता है। इसमें जो क्वीन थी उन्होंने एक ग्रैंड रिसेप्शन दिया था बकिंघम पैलेस में, और इसमें अरुण जेटली ने भारत की साइड को रिप्रेजेंट किया था इस इवेंट में। जो ब्रेग्जिट है, जो ब्रिटेन का एग्जिट हुआ है यूरोपियन यूनियन से, वो 2020 में फाइनली होता है। 2016 में यूके ने वोट किया था ब्रेग्जिट के लिए। तो इम्पैक्ट ऑफ ब्रेग्जिट क्या हुआ है इंडिया यूके रिलेशन पर, और इंडिया यू रिलेशन पर, और इंडिया यूके रिलेशन पर, इसको देख लेते हैं। तो ब्रेग्जिट और ब्रिटेन्स एग्जिट फ्रॉम ईयू टुक प्लेस विद द रेफरेंडम इन 2016। तो एक रेफरेंडम हुआ 2016 में जिसके माध्यम से ब्रिटेन यूके से अलग हो गया। यूके जो औपचारिक रूप से 31 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन को छोड़ देता है। जनवरी 2022 में इंडिया एंड यूके कंक्लूडेड द फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक फॉर द फ्यूचर यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो जनवरी 2022 में भारत और यूके फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक को कंप्लीट करते हैं, इसके माध्यम से भारत और यूके के बीच में आगे चलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सके। करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन पीएम ऋषि सुनक ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी, जो टोरी पार्टी है, had said that this government seeks to change the UK India relationship into a more two-way exchange। तो जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इंडिया यूके रिलेशनशिप को एक मोर है ना चेंज करना चाहती है, और इसे टू वे एक्सचेंज का नाम देना चाहती है, जहाँ पर भारत यूके को है ना, भारत और यूके इक्वल फुटिंग पर खड़े होंगे। भारत यूके को कुछ देगा और यूके भारत को कुछ देगा, इस प्रकार से रिलेशन बनेंगे। यूके एम्स टू ओपन अप इजी एक्सेस ऑफ यूके स्टूडेंट्स एंड कंपनीज टू इंडिया। तो यूके क्या करना चाह रहा है? यूके चाह रहा है कि जो भारत के स्टूडेंट हैं उनको यूके में इजी एक्सेस मिले, और जो भारत की कंपनियां हैं उनको भी मिले, और साथ ही साथ जो यूके है उसकी कंपनियों को भारत में इजी एक्सेस दिया जाए। With India's rise in the global order, Britain looks to directly engage India for new opportunity as it is freed from EU। तो चूँकि अब EU से ब्रिटेन अलग हो चुका है और भारत एक राइजिंग सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है, तो इस सिचुएशन में ब्रिटेन भारत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टली इंगेज करने के लिए देख रहा है, जहाँ पर वो नई अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश कर रहा है। चलिए इंडिया के रिलेशन को जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ देख लेते हैं। तो इंडिया और यूनाइटेड नेशन में क्या रिलेशन है उसको देखते हैं। तो 1945 में यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मेशन होता है। तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसे 51 कंट्रीज़ द्वारा 26 जून 1945 को यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में साइन किया गया था, और ये फॉर्मली जो इफेक्ट में आया था वो 24 अक्टूबर 1945 को आया था। यूनाइटेड नेशन को 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था, और इंडिया जो है तो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर था यूनाइटेड नेशन का 1945 में। मेजर इंडिया रिलेटेड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है उसको देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन नंबर 38, 39, 47 ये कश्मीर से रिलेटेड था। 51, 123, 126 और 1100
1172। ये महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन है। तो 1947 में यूएनएससी का रेजोल्यूशन हुआ 3038, है ना, 38वां नंबर का, जो जनवरी 1947 में हुआ था। और इसमें यूएनएससी ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान को जो कश्मीर है उस पर, उस सिचुएशन पर एस्केलेशन से बचना चाहिए, माने उसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए अपने इंगेजमेंट को, है ना, किसी प्रकार के एस्केलेशन से बचना चाहिए। 1948 में यूएन का रेजोल्यूशन 39 आता है, जो कि जनवरी 1948 में ही आता है। और इसमें यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल थी उसने एक कमीशन को बनाने का प्रपोजल दिया, जिसके माध्यम से इंडिया और पाकिस्तान का जो इशू है कश्मीर के ऊपर के जो क्वेश्चन है उसको रिजॉल्व किया जा सके। 1948 में फिर से 47वां रेजोल्यूशन आता है, अप्रैल 1948 में। तो इसमें यूएनएससी ने 5 मेंबर का एक यूएन कमीशन यूनाइटेड नेशन के माध्यम से बनाया था, UNCIP, जो कि कश्मीर में प्लेबिसाइट के इशू को देखने वाली थी। 1948 में यूएनएससी का रेजोल्यूशन 51 आता है, जो कि जून 1948 में आता है। और इसमें यूएनएससी ने जो यूएन कमीशन था उसको डायरेक्ट किया कि वो इंडिया पाकिस्तान के जो इशू हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए बिना किसी देरी किए आगे बढ़ें। 1957 में यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका 123वां रेजोल्यूशन आता है, तो ये फरवरी 1957 में आता है। तो यूएनएससी सेंड्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएनएससी टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू प्रिपेयर रिपोर्ट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। तो यूएनएससी के प्रेसिडेंट थे वो भारत में आते हैं और वो काइंड ऑफ एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसके माध्यम से डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन किया जा सके। 1957 में यूएनएससी का 126वां रेजोल्यूशन आता है, जो कि दिसंबर 1957 में आता है। और इसमें भी यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है वो भारत और पाकिस्तान से ये आग्रह करती है कि वो किसी प्रकार के एस्केलेशन से बचें, किसी प्रकार के झड़प से बचें। 1998 में जो यूएनएससी का रेजोल्यूशन 1172 आता है, जो कि जून 1998 में आता है। इसमें जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है वो भारत के द्वारा किए गए पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट को पूरी तरह से उसकी भर्त्सना करती है, जो कि 11 से 13 मई 1998 के बीच में हुआ था। और इसके साथ ही वो जो है ना, पाकिस्तान ने 28 से 30 मई के बीच 1998 में चंगाई 1 और चंगाई 2 के नाम से जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसकी भी भर्त्सना करती है। और यूएनएससी ने डिमांड किया कि दोनों इंडिया और पाकिस्तान किसी प्रकार के न्यूक्लियर टेस्ट से आगे से बचे। इंडिया और यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग ऑपरेशन है उसको देख लेते हैं। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इन टर्म्स ऑफ ट्रूप्स टू यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन। तो भारत जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन होते हैं उसमें दूसरे नंबर पर है सैनिक सप्लाई करने के मामले में। और जो पीस कीपिंग का टर्म है उसे जो सेकंड यूएन सेक्रेटरी जनरल थे डैग हैमरजोल्ड, उन्होंने क्वाइन किया था। तो लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं जो भारत ने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में दिया है। तो पहला तो कोरिया में दिया था 1950 से 54 के बीच में, इंडो चाइना में 1954 से 70 के बीच में, मिडिल ईस्ट में 1956 से 67 के बीच में, कांगो में पीस कीपिंग ऑपरेशन हुआ तो 1960 से 1964 के बीच में, कंबोडिया 1992-93, मोजाम्बिक में 92 से 94 में, सोमालिया में 93 से 94, रवांडा 1994 से 96, अंगोला 1989 से 1999, सीरा लियोन ये 1999 से 2001 के बीच में हुआ था, इथियोपिया और इथरिया में 2006 से 2008 के बीच में हुआ था। अभी कौन कौन से पीस कीपिंग ऑपरेशन चल रहे हैं उसको देख लेते हैं। तो लेबनान में चल रहा है जो कि दिसंबर 1998 से चल रहा है, कांगो में 2005 से, सूडान और साउथ सूडान में भी 2005 से,
गोलन हाउस में 2006 से, आइवरी कोस्ट में 2004 से, हैती में 1997 से, और लाइबेरिया में 2007 से। तो ये कुछ ऑनगोइंग पीस कीपिंग मिशन है। चलिए इंडिया और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो यूनाइटेड नेशन का चैप्टर 5 है वो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके कंपोजिशन, पावर और वोटिंग प्रोसीजर की बात करती है। जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 15 मेंबर होते हैं। तो 9 आउट ऑफ 15 मेंबर आर रिक्वायर्ड टू पास अ रेजोल्यूशन। तो किसी भी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए 15 में से 9 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। कंपोजिशन देख लेते हैं तो इसका संरचना या संगठन देख लेते हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, ये P5 नेशन है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और जिन्हें यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसके द्वारा वोट करके इलेक्ट किया जाता है। जो P5 कंट्रीज़ हैं वो हैं US, UK, फ्रांस, रसिया और चाइना, और केवल यही 5 P5 कंट्री हैं जिनके पास वीटो पावर है। इंडिया हैज़ हेल्ड नॉन परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर टोटल 8 टाइम टिल डेट। तो अभी तक भारत 8 बार यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी नॉन परमानेंट मेंबर सीट को रख चुका है, और अभी हाल ही में 2021-22 में भारत ने ये कारनामा किया था। इंडिया और यूएनएससी रिफॉर्म देख लेते हैं। तो इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करना चाहता है। इंडिया ने कैंपेन चलाया हुआ है जिसके माध्यम से जो परमानेंट मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको बढ़ाया जा सके, और इसके लिए वह G4 नेशन जिसमें इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील है उनके साथ कोलैबोरेशन भी कर रहा है। और इसके विरोध में यूनाइटेड फॉर कंसेंसस या कॉफ़ी क्लब एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ है जिसे पाकिस्तान जैसे देश इसमें शामिल है। इंडिया आसियान तो देख लेते हैं। आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसको 1967 में बनाया गया था। इसका सेक्रेटरीट है जकार्ता, इंडोनेशिया में। मेंबर्स कौन कौन से हैं इसके? मेंबर्स हैं फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनई, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया। तो चलिए इंडिया और आसियान के रिलेशन की टाइमलाइन देख लेते हैं। तो 1992 में इंडिया आसियान का सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बनता है। तो 1992 में इंडिया आसियान का सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बनता है। 1994 में जो प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव हैं वो लुक ईस्ट पॉलिसी को लाते हैं, जो कि वो अपने एक लेक्चर जो सिंगापुर में उन्होंने दिया था वहाँ पर वो इसकी बात करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका। 1996 में आसियान का इंडिया जो है तो रीजनल फोरम मेंबर बन जाता है। तो आसियान का रीजनल फोरम मेंबर बन जाता है भारत 1996 में। 1992 में सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बना था। 2002 में इंडिया आसियान का समिट लेवल पार्टनर बन जाता है। 2003 में इंडिया ट्रीटी ऑफ अमिटी एंड कोऑपरेशन साइन करता है आसियान के साथ। 2005 में इंडिया ईस्ट एशिया समिट को ज्वाइन करता है पहली दफ़ा। 2014 में नरेंद्र मोदी एक्ट ईस्ट पॉलिसी लॉन्च करते हैं। तो अभी तक लुक ईस्ट था, अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी लॉन्च करते हैं 2014 में मोदी जी, और ये वो 12th इंडिया आसियान समिट जो कि म्यांमार में हुई थी में इसको लॉन्च करते हैं। इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसको देख लेते हैं। 2003 में ये हुआ जहाँ पर इंडिया और आसियान ने जो है तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ज्वाइन किया, जहाँ पर गुड्स सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर साइन हुआ। ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट पर एग्रीमेंट हुआ। और ये ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड जो भी देश हैं आसियान के सभी के साथ ये हुआ था। 2005 में इंडिया
ईस्ट एशिया समिट को पहली बार ज्वाइन करता है। 2006 में इंडिया साइंड विद थाईलैंड द अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। तो 2006 में इंडिया थाईलैंड के साथ अर्ली हार्वेस्ट स्कीम को साइन करता है। 2010 में इंडिया सिंगापुर के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट को साइन करता है, तो सेका। ये 2010 में सिंगापुर के साथ भारत ज्वाइन करता है। 2011 में इंडिया साइन विथ मलेशियन। 2011 में भारत मलेशिया के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करता है। चलिए इंडिया आसियान के इंगेजमेंट को देख लेते हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर क्या होता है, इंडिया आसियान समिट होती है जो कि एनुअली होती है। इसमें दिल्ली डायलॉग मैकेनिज्म है जो हर साल आयोजित किया जाता है। जो दिल्ली डायलॉग मैकेनिज्म है वो 1.5 डिप्लोमेसी प्लेटफॉर्म है। इंडिया आसियान इंगेजमेंट देख लेते हैं। तो ट्रेड लेवल पर क्या है, तो आसियान आसियान और इंडिया की जो इकोनॉमिक मिनिस्टर की कंसल्टेशन होती है उसे हर साल आयोजित किया जाता है। इसमें आसियान इंडिया फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन 2003 में होता है। और आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल ये भी 2003 में बनती। इंडिया आल्सो पार्टिसिपेट एट ईस्ट एशिया समिट। तो भारत ईस्ट एशिया समिट में भी पार्टिसिपेट करता है। तो मेंबर देख लेते हैं ईस्ट एशिया समिट के कौन कौन से हैं। तो 10 आसियान मेंबर हो गए, फिर चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, यूएसए और रसिया। तो इसमें जो आसियान +3 है उसमें कौन कौन से आते हैं, तो चाइना, साउथ कोरिया और जापान। आसियान जो +6 है उसमें चाइना, साउथ कोरिया, जापान तो आते ही, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड भी आते हैं। चलिए इंडिया और सार्क के रिलेशन को देख लेते हैं। 1985 में सार्क का इस्टेब्लिशमेंट होता है। इसका पूरा नाम क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको 1985 में बनाया जाता है। इसका जो चार्टर कौन सा है, तो ढाका चार्टर जो कि 1985 में आता है। इसका सेक्रेटरीट है काठमांडू नेपाल में। ये आ भी चुका है क्वेश्चन। मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है। तो भारत के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें बहुत सारे देश इसके पार्ट हैं। 2007 में अफगानिस्तान सार्क को ज्वाइन करता है। तो लास्ट मेंबर ये होता है जो सार्क को ज्वाइन करता है 2007 में, अफगानिस्तान। ऑब्जर्वर स्टेटस किन किन देशों को मिला हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया को मिला हुआ है, चाइना को मिला हुआ है, यूरोपियन यूनियन को मिला हुआ है, ईरान को मिला हुआ है, जापान को मिला हुआ है, साउथ कोरिया को, मॉरिशस को, म्यांमार को और यूएसए को। सार्क की जो स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ हैं उनको देख लेते हैं। तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ये न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश है। साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सारसो ये ढाका में है। साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन सारसो ये ढाका में है। सार्क डेवलपमेंट फंड ये भूटान में है। सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल ये दोस्तों सार्को ये पाकिस्तान में, तो ये 1986 से लेकर 95 2007 में इंडिया ने लगभग 3 सार्क समिट को होस्ट किया है। आउट ऑफ 18 जो सार्क समिट थी उसमें से इंडिया ने अभी तक 3 सार्क समिट को होस्ट किया है। तो भारत सबसे पहले सेकंड सार्क समिट को होस्ट करता है 1986 में, 8वीं सार्क समिट को होस्ट करता है 1995 में, और जो 14वीं सार्क समिट थी 2007 में थी उसको भी होस्ट करता है। एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क है जो ये इंडिया का इनिशिएटिव है जिसे श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल तक अब बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है।
2017 में साउथ एशियन सैटेलाइट भारत लॉन्च करता है मई 2017 में श्रीहरिकोटा से। 2008 में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बनती है न्यू दिल्ली में 2008 में। इसके माध्यम से वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल फैसिलिटीज़ और प्रोफेशनल फैकल्टी प्रोवाइड किए जाने का प्रावधान है स्टूडेंट्स को और रिसर्चर्स को। और यहाँ पर जो स्टूडेंट और रिसर्चर होंगे वो जो सभी सार्क कंट्रीज़ हैं वहाँ से आएंगे। इसमें कॉइनेक्स एक कोविड-19 से रिलेटेड ये टर्म है, इसको देखते हैं। तो इंडिया ने कोविड-19 इमरजेंसी फंड क्रिएट किया था, द सार्क कोविड-19 इंफॉर्मेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म कोइनेक्स। तो ये था भारत ने कोविड-19 इमरजेंसी फंड एंड द सार्क कोविड-19 इंफॉर्मेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, जिसे कोइनेक्स के नाम से जाना जाता है, इसको इस्टेब्लिश किया, क्रिएट किया, जिसके माध्यम से जो स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन थी उसको एक्सचेंज किया जा सके और जो वेरियस टूल्स हैं जिसके माध्यम से कोविड-19 को हैंडल किया जा सकता है उसका भी एक्सचेंज किया जा सके, है ना, जो डेजिग्नेटेड हेल्थ प्रोफेशनल हैं उनके बीच में। तो जो डेजिग्नेटेड आधिकारिक हेल्थ प्रोफेशनल हैं उनके बीच में। इंडिया एनएसयू और एससीओ को देख लेते हैं। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक यूरेशियाई पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और इसका पर्पज़ है कि पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी रीजन में मेंटेन रहे। इसको 2001 में बनाया गया था। इसका चार्टर जो है तो 2002 में साइन हुआ था और ये फाइनली 2003 में मतलब फोर्स में आया था, मतलब बना था इसका जो चार्टर है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है रसियन और चाइनीज़। इसको पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। इसके वर्तमान में 8 मेंबर हैं। कौन कौन से? रसिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान एससीओ के मेंबर 2017 में बने हैं। आस्थाना समिट जो कि कजाकिस्तान में हुई थी उसके अंतर्गत। ईरान जो है तो 9वां मेंबर एससीओ का बनने वाला है 2023 में। इंडिया 2023 में एससीओ की समिट को चेयर करेगा और इस प्रकार इंडिया एससीओ की समिट को 2023 में चेयर करेगा। इंडिया ईरान हैज़ साइन द कमिटमेंट डॉक्यूमेंट फॉर ऑफिशियल मेंबरशिप स्टेटस। तो ईरान ने अभी ऑफिशियल है ना, ये जो कमिटमेंट डॉक्यूमेंट होता है ऑफिशियल मेंबर बनने के लिए, उसको साइन कर लिया है और उसकी एंट्री अभी होने वाली है, मतलब पूरी तरह से हुई नहीं। चलिए इंडिया अफ्रीका रिलेशन से उनको देख लेते हैं। तो अफ्रीकन यूनियन ये 55 अफ्रीकी देशों से मिलकर बना एक समूह है। इसको पहली बार सर्टे डिक्लेरेशन जो कि 1999 में होती है में अनाउंस किया गया था और इसे 2001 में एडिस अबाबा जो कि इथियोपिया की राजधानी है में फाउंड किया गया था। इसे 2002 में डरबन समिट में फाइनली लॉन्च कर दिया गया था। 2000 है ना, 2008 में इंडिया यू रिलेशन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है वो 2008 में होती है। द 2008 समिट अडॉप्टेड द दिल्ली डिक्लेरेशन एंड इंडिया एंड अफ्रीका इंडिया फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेशन। तो 2008 में जो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हुई थी उसमें दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था और इंडिया अफ्रीका के रिलेशन का एक फ्रेमवर्क बनाया गया था। किसके लिए? कोऑपरेशन के लिए, जो इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम करता है। और जो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है ये हर तीसरे साल होती है। 2017 में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर बनता है। तो इसमें इंडिया और जापान आपस में कोलैबोरेट करते हैं, जिसके माध्यम से 2017 में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर बनता है। ये 52वीं एनुअल जो मीटिंग हुई थी द अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की, जो गांधीनगर गुजरात में हुई थी, उस पर ये भारत और जापान ये अनाउंस करते हैं कि वो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर बनाएंगे। तो इसका फोकस एरिया क्या है? उसके 4 पिलर क्या क्या है? एशिया, अफ्रीका,
ग्रोथ कॉरिडोर के। तो ये कैपिटल कैपेसिटी और स्किल को इन्हेंस करने की बात करता है। ये क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को भी बिल्ड करने की बात करता है। डेवलपमेंट और कोऑपरेशन प्रोजेक्ट को बढ़ाया जाएगा और पीपल टू पीपल पार्टनरशिप पर इस पर महत्वपूर्ण ध्यान है। भारत और जापान का क्या कॉमन इंटरेस्ट और गोल है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर से रिलेटेड? तो भारत और जापान दोनों फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं इसी लाइन में, टेररिज्म से फाइट करना चाहते हैं, और जो चाइना की धीरे धीरे हेजमनी इस्टेब्लिश हो रही है अफ्रीकन नेशन में, उसको काइंड ऑफ काउंटर करने का एक प्रयास है। तो इंडिया और जीसीसी को देखते हैं। तो इसमें जो गल्फ कोऑपरेशन, जो जीसीसी का पूरा नाम क्या है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसे 1985 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है रियाद, सऊदी अरेबिया में। इसके मेंबर कौन कौन से हैं? बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया और यूएई। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा कि ईरान जीसीसी का मेंबर नहीं, बार बार ही ईरान से फंसाता है। तो इंडिया और जो गल्फ रिलेशन है वो इम्पॉर्टेंट है दो कारणों की वजह से। पहला है एनर्जी सिक्योरिटी, जो भारत को गल्फ कंट्री से मिलती है ऑयल और गैस के ट्रेड के माध्यम से। और जो भारत में जो गल्फ देश है वहाँ पर भारत के बहुत सारे इंडियंस जो है तो गल्फ कंट्रीज़ में वर्क करने के लिए जाते हैं, और इसके माध्यम से भारत को बहुत सारा रेमिटेंसेस वहाँ से प्राप्त होता है। इंडिया और यूएई ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा फरवरी 2022 में साइन किया है, और ये आ भी चुका है क्वेश्चन। इंडिया यूएई ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट फरवरी 2022 में साइन किया था। दिस सेपा विल एंटर इनटू फोर्स ऑन 1 मई 2022। तो ये 1 मई 2022 से फोर्स में आएगा। इन 2021-22 यूएई वाज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो 2021-22 में यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। सऊदी अरेबिया चौथे स्थान पर था और इराक 5वें स्थान पर था। इंडिया और ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो इंडिया 2009 में ब्रिक्स को ज्वाइन करता है। जो एक्रोनिम है ब्रिक्स का वो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को बताता है। शुरुआत में केवल 4 देश थे जो ब्रिक बनाते थे। जो साउथ अफ्रीका है वो 2010 में आता है और ब्रिक जो है तो ब्रिक्स में तब्दील हो जाता है। टाइमलाइन देख लेते हैं। 2001 में ब्रिक्स टर्म कॉइन होता है जिम ओनियल के द्वारा। 2006 में जो ब्रिक कंट्रीज़ हैं उनको उनके लीडर साहब मिलते हैं और ब्रिक को फार्मलाइज करते हैं। 2009 में पहली ब्रिक समिट होती है यकातेनबर्ग, रसिया में। 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है ब्रिक्स को। 2011 में जो है तो रसिया मतलब साउथ अफ्रीका को फॉर्मली इसमें जो ब्रिक्स की संज्ञा चाइना में जो समिट हुई थी, थर्ड ब्रिक्स समिट, उसमें एंट्री मिलती है। 2012 में न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया चौथी ब्रिक्स समिट को होस्ट करता है। 2012 में ही एक ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम अनाउंस होता है ब्रिक्स के द्वारा। 2014 में फोर्टो जिला डिक्लेरेशन होता है जिसके माध्यम से ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक बनता है, और यहाँ पर एक ब्रिक्स कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट का साइन किया गया था। इंडिया और क्वाड के बारे में देख लेते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो कि एक इनफॉर्मल स्ट्रेटजिक फोरम है। ये 4 डेमोक्रेसीज का ग्रुप है जिसमें इंडिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आते हैं, जो इंडो पैसिफिक रीजन पर फोकस करते हैं। तो 2004 में पहली बार 4 देश आपस में कोऑपरेट करते हैं। जो सुनामी कोर ग्रुप बना था भारत में, जो 2004 दिसंबर में
सुनामी आई थी उसको रिलीफ और रेस्क्यू प्रोवाइड करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। और इस माध्यम से सुनामी कोर ग्रुप के माध्यम से 4 देश आपस में कोऑपरेट करते हैं। कौन कौन से? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। 2007 में जो तत्कालीन जापानी प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, वो भारत के पार्लियामेंट में खड़े होकर एक स्पीच डिलीवर करते हैं जिसका शीर्षक था कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सी, मतलब दो महासागरों का संगम, मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। और वो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं। और जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का विजन है क्वाड का, वो चाइना का जो विजन है इंडो पैसिफिक को, उसको काइंड ऑफ कंपटीशन देता है। 2007 में क्वाड की फॉर्मल बिगनिंग होती है, लेकिन 2008 में ऑस्ट्रेलिया उससे बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि चाइना बहुत प्रेशर डाल रहा था ऑस्ट्रेलिया पर। 2017 में क्वाड्स 2.0 को रिवाइव किया जाता है, ये ईस्ट एशिया समिट जो होती है मनीला में, वहाँ पर। 2012 में शिंजो आबे डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड का कॉन्सेप्ट देते हैं, जो 4 देशों से मिलकर बना है, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया। 2019 में पहली बार क्वाड देशों की जो मिनिस्टीरियल लेवल की मीटिंग होती है। 2021 में पहली बार इन पर्सन क्वाड लीडर्स की मीटिंग होती है वाशिंगटन डीसी में। तो कोरोना के कारण वर्चुअल मीटिंग हुई थी पहली बार, और इन पर्सन 2021 में होती है। 2022 में दूसरी इन पर्सन क्वाड लीडर्स की समिट होती है टोक्यो, जापान में। क्वाड का फोकस क्या है? ये वैक्सीन पार्टनरशिप पर फोकस करता है, ये क्रिटिकल और इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर फोकस करता है, सेमीकंडक्टर और सप्लाई चेन रेजिस्टेंस की बात करता है, रेजिलियंस की बात करता है, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस, मैरीटाइम कोऑपरेशन पर ही इसका महत्वपूर्ण ध्यान है। चलिए एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पहला है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो भारत और 12 नेशन ने एक यूएसए द्वारा लीड किया जाने वाला इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जो कि 23 मई 2022 को आया है, उसको ज्वाइन किया है, जो एक इकोनॉमिक अल्टरनेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करता है चाइना के जियो स्ट्रेटजिक जो फुट प्रिंट है इंडो पैसिफिक एरिया में, तो उसका एक इकोनॉमिक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। और इसके 4 पिलर कौन कौन से हैं? सप्लाई चेन रिलीजियंस, क्लीन एनर्जी और डिकार्बनाइजेशन, टैक्सेशन और एंटी करप्शन, फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड। इंडिया IOR ये क्या है? तो इंडिया स्टार्टेड टू फोकस ऑन इट्स मैरीटाइम नेबर्स इन द इंडियन ओशन रीजन। तो इंडियन ओशन रीजन के माध्यम से भारत, इंडिया काइंड ऑफ ग्रुपिंग है, इसके माध्यम से भारत जो मैरीटाइम नेबर हैं उन पर, जो इंडियन ओशन रीजन में है, उन पर फोकस करने लगा। सागर क्या है? ये 2015 में PMO द्वारा अनाउंस किया गया था, एक विजन है। उसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो सिक्योरिटी और ग्रोथ सबके लिए, रीजन में सिक्योरिटी और ग्रोथ। इंडिया हैज़ बीन प्रोएक्टिवली वर्किंग एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन हर मैरीटाइम नेबरहुड टू बिकम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन IOR। तो भारत बहुत ही सक्रिय रूप से जो इस भारत का मैरीटाइम नेबरहुड है वहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह वर्क कर रहा है, जिसके माध्यम से भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सके इंडियन ओशन रीजन में। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। तो द स्पिरिट ऑफ सागर वाज फर्दर इनहेंस्ड इन द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव announced by PM Modi at the 14th ईस्ट एशिया समिट इन 2019। तो जो सागर की स्पिरिट है, सागर का आइडिया है, उसको और ज़्यादा इन्हेंस किया गया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा 14वीं ईस्ट एशिया समिट जो 2019 में होती है में। तो इंडो पैसिफिक जो है तो ओशन इनिशिएटिव का एम क्या है? एम्ड एट फोर्जिंग पार्टनरशिप टू क्रिएट अ सेफ, सिक्योर, स्टेबल, प्रॉस्परस एंड सस्टेनेबल मैरीटाइम डोमेन। तो ये एक सेफ, सिक्योर, स्टेबल, प्रॉस्परस और सस्टेनेबल मैरीटाइम डोमेन के लिए पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करना चाहता है। इसका फोकस है मैरीटाइम सिक्योरिटी पर, कैपेसिटी बिल्डिंग पर,
रिसोर्स शेयरिंग पर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर, मैनेजमेंट पर, साइंस और टेक्नोलॉजी पर, एकेडमिक कॉपरेशन, इसके ये कुछ महत्वपूर्ण की पिलर हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा जो यूनिट 6 है उसका रिवीजन समाप्त हो जाता है। तो हम यूनिट 7 में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले सीरीज़ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।